Good morning, students. Today we are going to continue chapter 1, that is chemical reaction and equation, part 5. Up till now, I would like to recall that in first part we have seen introduction, in second part we have seen balancing the chemical reaction, very important topic, must watch again and again. In third and fourth part, combination and decomposition reaction. And now today, fifth part I will be teaching you. So let's see. Today's topic is displacement reaction. It is a third type of reaction, displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, हम दोनों के बारे में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मोर reactive element or ion displaces less reactive element or ion. जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो कम वाला जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है. एक सीधी सिंपल सी बात है, अगर एक हम लोग टग ऑफ वॉर करें तो टग ऑफ वॉर में एक तरफ मुझे बिठा दो और एक तरफ कोई भी एक छोटे बच्चे को बिठा दो तो ऑब्वियसली मैं उसको खींच लूंगा. तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे अपने कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से और खुद उसकी जगह पे आ जाता है. तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. So here one activity is there, activity 1.9. Take 3 iron nails, nail खिल्ली जिसको बोलते हैं, and clean them by rubbing with the sandpaper. Generally जो nails होती है वो रस्ट खा जाती है, उसके ऊपर रस्ट जमा हो जाता है, तो इसलिए उसको पहले क्लीन कर देना है सैंडपेपर से, शाइनिंग होती हो जानी चाहिए. टेक टू टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को ए नाम दो, एक को बी नाम दो. इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन हमको लेना है, ये एक्वियस मीडियम का 10 ml लेना है. और एक कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो होता है ब्लू कलर. Tie the two nails in the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. देखो हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, ए और बी, दोनों में कॉपर सल्फेट हमने भरा. बी वाली टेस्ट ट्यूब में हमको दो नेल्स, दो खिली को डोरी से बांध के अंदर डुबा देना है. एक खिली बाहर साइड पे रखनी है कंपैरिजन के लिए 20 मिनट तक. आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बाहर निकालो उसको. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब. के जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, क्या वो एग्जैक्टली वही है या आयरन नेल्स डालने के बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए. कंपेयर द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दोनों टेस्ट ट्यूब को कंपेयर करना है. ए टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जबकि बी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला था, दो नेल्स भी हमने डाली थी. ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वन कैप असाइड. हमने एक आयरन नेल बाहर रखी थी जो शाइनी थी, और जो दो खिल्ली थी, जो दो नेल्स थी, वो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखी. तो उसका कलर भी हमको नोटिफाई करना है. तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब ए जो थी और टेस्ट ट्यूब बी जो थी, तो हमने बी में दो आयरन नेल्स को टाई किया था हमने. ओके, दो आयरन नेल्स को टाई किया था. सो इन टेस्ट ट्यूब बी वाली टेस्ट ट्यूब में कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, थोड़ा लाइट हो जाएगा. कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, यानी एकदम ब्लू नहीं रहेगा. जैसे ए में ब्लू था तो वैसा इसमें नहीं रहेगा. प्लस जो आयरन नेल्स का जो कलर था, आयरन नेल्स का जो कलर था उसके ऊपर ब्राउनिश या तो रेडिश वी कैन से डिपोजिशन हो जाएगा. तो ऐसा क्यों हुआ, ब्राउनिश या रेडिश डिपोजिशन क्यों हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे हम इक्वेशन देखते हैं. तो व्हाई डज द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड. कि ये जो नेल्स है वो क्यों ब्राउनिश हो गई और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था वो क्यों फेड हो गया टेस्ट ट्यूब बी में. तो उसके बारे में एक इक्वेशन यहाँ हम लोग देखते हैं. तो हमने क्या किया, आयरन नेल्स यानी सॉलिड हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला. CuSO4 जो कि एक्वियस था,
तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग में जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है किसी दूसरे से, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से निकाल देता है। तो यू कैन सी आयन है और कॉपर है, ये दोनों मेटल्स हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। दिस आयन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या होगा, आयन कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, आयन के साथ कौन आ जाएगा, SO4। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, FeSO4। ये एक्वियस सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन इसका फेट जो हो गया ना, वो ये FeSO4 था। और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेड होके थोड़ा ग्रीनिश कलर का बन जाएगा, ग्रीनिश कलर का थोड़ा हो जाएगा। ओके, और क्या बचा, कॉपर। तो कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ होगा बच्चों, तो कॉपर का जो कलर होता है रेडिश है, तो ब्राउनिश बोलते हैं वो कलर को। तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, आयन नेल्स के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या, इस सॉल्यूशन में आयन नेल्स ने, क्योंकि आयन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, उसको निकाल दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो यू कैन सी Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो मोनो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी जगह से। ओके, अब आप सोचोगे कि क्या इसका उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है, कि अगर मैं कॉपर अलग से लेता और अगर मैं FeSO4 सॉल्यूशन में डालता तो क्या रिएक्शन होता, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू आयन। हमने देखा आयन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे कोई भी रिएक्शन होगा नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, so this type of reaction is called mono displacement reaction. So in this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This is known as displacement reaction. तो यहाँ दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। याद रखना बच्चों, that more reactive element displaces the less reactive element, ये मेन है। और थोड़े टाइम में आपको डिस्प्लेसमेंट सीरीज भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। एक और एग्जांपल यहां पे हम लोग देख रहे हैं, Zn plus CuSO4 अगेन Zn, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जिंक किसकी जगह पे आ जाएगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में मेटल जो है वो अलग निकल जाएगा। दूसरा अगर इक्वेशन हम लोग देखें, Pb लीड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पे भी सेम, लीड भी कॉपर से ज्यादा, एक्चुअली कॉपर से बहुत सारे एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादातर एलिमेंट जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। सो लीड विल बी डिस्प्लेसिंग दिस कॉपर एंड इट विल बी PbCl2। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, PbCl2। क्यों, लीड की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे तो दोनों की 2 थी, इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या अलग होगा, तो कॉपर। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव। जिंक और लीड जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नाउ, तो ये था एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको बोलते हैं मोनो डिस्प्लेसमेंट। तो ये एग्जांपल्स हैं मोनो डिस्प्लेसमेंट के, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो ना। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट से आपको पता चलेगा बच्चों दैट नॉट जस्ट वन, टू एलिमेंट्स और टू पेयर ऑफ आयंस गेट एक्सचेंज। दो कंपाउंड में से दो अलग अलग एक्सचेंजेस हो रहे हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम होता है Na और सल्फेट होता है SO4।
बट सल्फेट की क्योंकि दो वैलेंसी है वो सोडियम को लगेगी, और सोडियम की वन वैलेंसी है तो यहाँ पे कुछ भी लगेगा नहीं, सो नो नीड टू पुट दिस ब्रैकेट एज वेल। तो Na2SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। In another test tube, take about 3 ml of barium chloride BaCl2, ये aqueous medium है, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 अगेन बेरियम की 2 वैलेंसी इसलिए क्लोरीन को 2 लगा। मिक्स दिस टू सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो Na पॉजिटिव आयन फ्रॉम दिस कंपाउंड विल मल्टीप्लाई विद दिस Cl, तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl एक्वियस, NaCl, Na और Cl की दोनों की एक वैलेंसी है तो कोई 2 वगैरह साइड पे लगेगा नहीं। दूसरा क्या बचा, Ba बचा, Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, ओके, तो BaSO4, BaSO4। अब यहाँ पे जो एक चीज आपको खास नोटिस करनी है, तो ये BaSO4 जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में आता है, ये एक्वियस मीडियम में नहीं आता है। यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस, ये जो बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट जो बना, दैट अकर्स इन व्हाइट सब्सटेंस, वो व्हाइट सब्सटेंस के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बच्चों प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट मैंने आपको उसी फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, तो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। सो इस रिएक्शन में इन द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बना उसमें जो BaSO4 के व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो व्हाइट कलर स्मॉल पार्टिकल्स यू विल ऑब्जर्व फ्लोटिंग इन द सॉल्यूशन along with NaCl। NaCl जो है वो डिसॉल्व हो गया होगा, बट BaSO4 के व्हाइट पार्टिसिपल जो है वो फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, एनी रिएक्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट, किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जनरली इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता ही है, तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वहां पे प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता ही है, ओके। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा हुआ क्या, यहाँ पे क्यों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया डबल डिस्प्लेसमेंट में। द व्हाइट precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2- and Ba+2। ये कब बना, Ba2+ यहां से निकला और SO4 2- यहां से निकला, ये दोनों कंबाइन हो गए एंड BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, NaCl which remains in the solution। Such reaction in which there is an exchange of ions, यहाँ पे ये आयन एक्सचेंज हुए, तो आयन जब एक्सचेंज होते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो भी टू पेयर ऑफ आयन एक्सचेंज हुए। जबकि मोनो डिस्प्लेसमेंट में इसमें हमने देखा था कि इसमें एक एक एलिमेंट के पेयर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, जबकि इसमें हमने देखा कि 2 पेयर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से। एक एक्टिविटी हमने सेकंड भी देखी थी 1.2 पहले स्टार्टिंग में हमने देखी थी, where you mix two solution lead nitrate and potassium iodide। lead nitrate बच्चों PbNO3 twice and potassium iodide Ki, दोनों ही एक्वियस सॉल्यूशन थे। लेट मी बैलेंस दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सभी को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ये तो दोनों ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Na यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 2, यू कैन सी Cl कितने हो गए 2, यहाँ ऑलरेडी कितना है 2, तो नो नीड टू बैलेंस फर्दर, बाकी सब तो बैलेंस ही है। PbNO3 twice प्लस Ki, तो क्या हमको मिलेगा बच्चों, हमने देखा था PbI2 जो कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट में था, इसको बोलते हैं लीड आयोडाइड, क्या बोलेंगे इसको, लीड आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड फॉर्म हुआ, येलो कलर के प्रेसिपिटेट में ऑब्टेन हो रहा था। एंड KNO3, तो यू कैन सी Pb आयन यहां से और I जो आयोडीन है वो आयन यहां से कंबाइन हो गए, क्योंकि Pb की 2 वैलेंसी थी इसलिए I2 आया। पोटेशियम जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा बच्चों, नाइट्रेट के साथ,
नाउ यू नीड टू बैलेंस, नाइट्रेट कितने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो वी विल मल्टीप्लाई 2 ओवर हियर, एंड पोटेशियम इट इज 2 ओवर हियर, नाउ हियर इट इज जस्ट 1, so we will be multiplying 2 over here. So 2 के हो गए, I2 you can see I भी कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ पे I कितने 2 हो गए, it is balanced chemical. So this is also a double displacement reaction. तो बहुत सारे एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट के. तो okay, so that was displacement reaction. Two types of displacement reactions are there, mono displacement and double displacement. And double displacement also contains precipitation reaction. Precipitation क्या होता है बच्चों? Whenever there is an insoluble substance obtained in a reaction, insoluble यानी कि जो डिसॉल्व अच्छे से नहीं हुआ होता है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लोट होते हुए दिखते हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें किसी ना किसी तरह के इनसॉल्युबल पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो निकलते ही हैं. ओके, सो नाउ एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का आता है, बट यहां पे हम लोग देखेंगे. चलो ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों पता है? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, पर आपको मैं एकदम सिंपल तरह से समझाऊंगा. ओके, तो लेट्स सी. एक्टिविटी 1.1, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. कॉपर पाउडर है, उसको हीट करना है हमको. जब हम हीट करते हैं तो कंबशन होने वाला है, तो कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के. तो यहाँ क्या बनेगा? CuO. कॉपर यहाँ पे बनता है. अब कॉपर यहाँ पे बन रहा है तो इसको बैलेंस करेंगे. O कितना है? 2 है, यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, और हमने यहाँ पे हीट दी. ओके, यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट द ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, ये ब्राउन कलर का था, टर्न्स टू ब्लैक. ये ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया. तो the surface of the copper powder becomes coated with black copper 2 oxide. copper 2 oxide लिखा है, copper 2, copper 2 ऐसा लिखा है. कॉपर की भी 2 वैलेंसी है, Cu+1 जिसको हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं, एंड Cu2+2 जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक. तो यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 वैलेंसी है. अब 2 वैलेंसी है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? देखो CuO आया. CuO क्यों आया? ऑक्सीजन की भी -2 वैलेंसी है और कॉपर की +2 वैलेंसी है, दोनों 2 वैलेंसी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती. ओके, सो नाउ इफ हाइड्रोजन, सॉरी, the surface of the copper powder becomes coated with black copper 2 oxide, which is this, sorry, why this thick black substance form? ये black substance आया कैसे? This is because oxygen is added to copper. सिंपल यहाँ दिख रहा है, कभी भी कोई भी चीज हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन वहां पे आ जाएगा. तो ऑक्सीजन आने की वजह से यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम गई, तो ऊपर का जो सरफेस होता है कॉपर का वो ब्लैक कलर का हो गया. ये याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला, सॉरी, कलर जो है वो ब्लैक कलर का होता है. If hydrogen gas is pass over this heated CuO, ये जो CuO आया, अगर मैं हाइड्रोजन गैस इसमें से पास करूं, ये सॉलिड था, अगर मैं पास करूं तो मुझे यहां पे कॉपर वापस सेपरेट हो जाएगा एंड H2O वाटर इवापोरेट हो जाएगा. वाटर यहां पे इवापोरेट हो गया और कॉपर यहां पे हमको मिल गया. तो कॉपर अकेला जैसे था, ऑक्सीजन देने से इसका रिएक्शन कैसा हुआ? ऑक्सीडेशन. ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन. इफ ऑक्सीजन इज एडेड टू द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन में, इसी में कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन ऐड किया. इफ वी ऐड हाइड्रोजन टू द कंपाउंड,
इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन रिएक्शन। तो पहली चीज, इफ वी ऐड ऑक्सीजन or sorry, if we add oxygen, it is called oxidation reaction, and if we add hydrogen, it is called reduction reaction. इसका उल्टा भी हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन निकाले, ऐड करने पे तो ऑक्सीडेशन है, तो निकालने पे क्या? तो निकालने पे उल्टा रिडक्शन रिएक्शन। और अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो उसको अगर निकालेंगे हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा? तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे, इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इस इक्वेशन में किसने ऑक्सीजन लिया? कॉपर ने लिया। तो कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इफ द सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस। अब ये रिएक्शन को मैं दो तरह से आपको बता सकता हूं। इस कंपाउंड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, निकाल दिया, अकेला हो गया ना कॉपर, ऑक्सीजन इसमें था तो अब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इस कंपाउंड ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो CuO जो है वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों हो गया? बिकॉज इट लूजेस ऑक्सीजन। इट लूजेस ऑक्सीजन। आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं। यस, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है और एड्स हाइड्रोजन तो भी ये रिड्यूस कहलाएगा। सो इन शॉर्ट, इफ अ सब्सटेंस gains oxygen or removes hydrogen, then it is called oxidized। तो उसको बोलेंगे oxidized। if the substance is losing hydrogen, losing oxygen and gaining hydrogen, then it is said to be reduced। तो वो substance reduce हुआ। तो इस केस में reduce कौन हुआ है? तो CuO get reduced। ओके, तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस के बारे में आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको और भी समझाता हूं। बिफोर दैट ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर डाइऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। ये ऑक्सीजन को लूज किया और खुद रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन लूज करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया। ऑक्सीजन आया ना इसके पास, कैसे आया हमको कैसे पता चला? ये रहा, H2 अकेला था, H2O हो गया, इसने हाइड्रो ऑक्सीजन को गेन किया। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन शॉर्ट, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का जो रिएक्शन था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। जबकि H2 से H2O हुआ, यानी ऑक्सीजन इसको मिला, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो जहां से रिएक्टेंट साइड पे हमेशा यू कैन सी बोथ द रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब ये हर एक इक्वेशन में रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो, CuO से Cu हो गया, इसने ऑक्सीजन लूज किया, तो ऑक्सीजन लूज किया तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और रिड्यूस कौन हुआ यहाँ पे? तो CuO रिड्यूस हो गया। ओके, ये CuO जो है वो रिड्यूस कहलाएगा। आपको एग्जाम में पूछते हैं, एक इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि विच कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज्ड और विच गेट रिड्यूस। तो आपको इस तरह से दिमाग में याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन निकल गया एक में से तो वो कंपाउंड रिड्यूस हो गया, और जिसको ऑक्सीजन मिल गया तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, ऑक्सीजन मिला ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन निकला रिड्यूस। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। तो ये इक्वेशन में तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता, तब क्या करेंगे? आप बोलोगे सर अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो गया कि जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए अपने पास सॉल्यूशन है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें, ZnO plus C gives Zn plus CO। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है बट ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है। नाउ टेल मी, यहां से ये हो रहा है, ZnO से Zn में हो गया, क्या निकल गया बच्चों? सोचो 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 सोचो, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया यानी रिएक्शन क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और रिडक्शन रिएक्शन हो गया यानी कि ZnO ये क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस।
ये क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस। ओके, सेकंड, ये सी अकेला था, CO हो गया, इसको क्या मिला बच्चों, सोचो सोचो सोचो, ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो C था, कार्बन था, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो इस तरह से हमको याद करना है, याद भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो अपने आप पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल यहां देखते हैं, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब ये रिएक्शन में हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम में इतना ही पूछते हैं हमको कि विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज गेटिंग रिड्यूस। सिंपल, ऑक्सीजन को ही देखो, MnO2 था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड में से क्या निकल गया बच्चों, ऑक्सीजन निकल गया। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, और MnO2 खुद क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ओके, यहां पे आप देख सकते हो HCl था, इसमें से Cl निकल गया और क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यू कैन सी HCl में से ये HCl निकल गया और ऑक्सीजन आ गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। और HCl क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो रिएक्शन में हमको आइडेंटिफाई करना होता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब दूसरा है कि यहाँ पे एग्जांपल मैं ऐसा दूंगा कि आप लोग के होश उड़ जाएंगे, जिसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, और टेक्स्ट बुक में भी ये रिएक्शन नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था Na plus Cl gives NaCl। एक ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बच्चों, जब एक ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड हु इज गेटिंग रिड्यूस। तो वेरी सिंपल, ये जो रिएक्शन है मैं इसको दो पार्ट में लिखूंगा। Na जो एटम था, ये एटम आयन पहले बनेगा फिर जाके कंबाइन होगा क्लोरीन से। तो Na एटम से Na प्लस प्लस E नेगेटिव। दिस पर्टिकुलर सोडियम एटम इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन Na, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका कंफ्यूगेशन होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका कंफ्यूगेशन क्या होता है, 281। इसका कंफ्यूगेशन क्या होने वाला है, जस्ट 28। क्यों 28, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन लाइक दिस। In a reaction when electron is loose by an atom, so that type of reaction is called oxidation। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। व्हाट अबाउट क्लोरीन, Cl, क्लोरीन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा। तो एक इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और क्या बन जाएगा, Cl माइनस आयन 288, Cl माइनस आयन बन जाएगा। तो दस आओ, इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, जो रिसीव करता है उसका रिएक्शन कैसा होता है, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नाउ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ना बच्चों, तो वो हो गया रिड्यूस, वो खुद सॉरी वो हो गया ऑक्सीडाइज। तो यानी Na से NaCl का जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, और Cl से जो NaCl का रिएक्शन होगा वो रिडक्शन होगा। इन शॉर्ट, मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं एंड नॉन मेटल्स हमेशा रिड्यूस होते हैं। बट कब, जब इस टाइप से आयोनिक कंपाउंड बन रहे हो, NaCl जब बन रहा हो, अगर आप इसको देखोगे ना इसका सॉल्यूशन फॉर्म, ये गया Na गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, Na यहां से और प्लस Cl यहां से, ये यहां से क्या बचेगा, Na प्लस, और ये क्या आएगा Cl माइनस, कंबाइन होके क्या बनता है बच्चों, NaCl। तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है। 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, अपने 10th में भी आएगा 3rd चैप्टर में। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच फर्स्ट, हम लोग ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट लॉस कर देता है तो ये तीन में अगर कुछ भी हो रहा है इन तीन में से किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ तो वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा। कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, इसका अपोजिट, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या तो ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन इज एडेड और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, जैसे कि नॉन मेटल्स के केस में होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस जनरली कौन करता है, तो मेटल्स, यहां पे कौन करता है, नॉन मेटल्स। ओके, तो ये आपको चीजें याद रखनी है कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या कहलाएगा, रिड्यूस कहलाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। Now the last topic of this chapter, have you observed the effect of oxidation reaction in the daily life? तो कोरोजन, चलो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन, जंग लग जाना। अब जनरली आयन वाली चीजों पे जंग लगता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयन वाली चीजों पे ही जंग लगता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसके ऊपर जंग लगता है, बट ये जो जंग होता है हमेशा रेडिश कलर का नहीं होता है बच्चों, इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो लेट्स सी कोरोजन, कोरोजन को बोलते हैं टार्निशिंग भी। तो ये अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन को बच्चों टार्निशिंग भी बोलते हैं, टार्निशिंग भी इसको कोरोजन को बोलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, जो लोहे की चीज होती है इनिशियल जब नया लेते तब तो शाइनी होता है, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लाल कलर की डिपोजिशन उसके ऊपर जम जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयन। रस्ट का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, Fe2O3.XH2O। ये जो X है ना बच्चों, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, कि जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उतना ज्यादा जंग लगेगा। ओके, तो लोहे की चीज जो होती है जैसे कि ग्रिल्स हो गई, साइकिल की चेन हो गई, इस सब पे देखा ही होगा लाल कलर के डिपोजिशन जम जाते हैं, इसको रब करोगे तो भी साफ नहीं होगा वो, ये केमिकल रिएक्शन हुआ इसीलिए। Some other metals will also get tarnished in this matter. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? कॉपर जो होता है बच्चों वो थोड़े समय बाद होता है, ये ब्राउनिश है या तो रेडिश होता है, ये ब्राउनिश ज्यादा अच्छा वर्ड है, ये हो जाता है ग्रीन, ग्रीनिश कलर हो जाता है ये, बिकॉज कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है इसके ऊपर, कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, कॉपर कार्बोनेट। ओके, थोड़े टाइम में तांबे के लोटे, तांबे के जो होते हैं, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं वो ग्रीनिश हो जाता है, तो उसको आप लोग अगर रगड़ोगे ना वो नींबू से तो निकल भी जाएगा, रिएक्शन है वो, सिंपल। और सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं, सिल्वर जो एकदम शाइनिंग करते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं। क्यों ब्लैक पड़ते हैं, Ag2S की वजह से। Ag2S क्या है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड की वजह से ऐसा होता है। तो कुछ आर्टिकल जैसे ऐसे बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, जो कि एक तरह से अच्छी है, बट फिर भी कोरोजन तो बोलते ही है। When a metal is attacked by a substance surrounding such a moisture, acid, acid के अटैक की वजह से या तो moisture, temperature, ये सब की वजह से भी ऐसा होता है, it is get corroded and the process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are the example of corrosion. तो मैंने बताया आपको black coating and green coating क्यों होती है। ओके, कोरोजन कॉजेज डैमेज। अब कोरोजन के इफेक्ट्स क्या है, क्या कोरोजन की वजह से क्या होता है, तो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, कार बॉडी जो गाड़ियां होती है उसकी जो बॉडी होती है जंग खाने लग जाती है, ब्रिजेस जो होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं,
आयरन रेलिंग्स जो पटरियां होती है वो खराब हो जाती है, शिप्स, एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स, जनरली मेटल्स की सारी चीजों पे जंग लगते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. बिल्डिंग जो खोखली हो जाती है तो आयरन डैमेज हो जाता है, आयरन पे जंग लग जाता है, इसलिए ऐसा होता है. तो बहुत खर्चा करना पड़ता है इसको रिकवर करने में. सो कोरोजन की डिटेल में हम लोग थर्ड चैप्टर में और भी आएगा, फिलहाल तो इतना ही दिमाग में रखो. कोरोजन में जनरली होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लास्ट ईयर बोर्ड में एक स्कूल, आई मीन बोर्ड में नहीं, स्कूल में पूछा गया था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच डिस्ट्रॉयज द थिंग्स, या तो व्हिच कोरोड्स द थिंग. तो ये कोरोजन के बारे में लिखना है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है वाटर के साथ कंबाइन होता है, तो फिर ये कोरोजन लगता है आयरन जैसी चीजों में. नाउ रेंसिडिटी. अच्छा रेंसिडिटी, ऑयली फूड जो होते हैं, जैसे वेफर के पैकेट, चिप्स के पैकेट आपने देख लिए, कोई भी हवा जाती है ऐसा बोलते हैं. अगर आप चिप्स का पैकेट खुला रखोगे एक दो दिन तक तो वो हवा जाएगी. कोई भी चीज हवा जाती है, तो हवा कैसे जाती है, उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीजन उसमें आ जाता है. तो व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस द ऑयली फूड बिकम रैंसिड. जो ऑयली फूड होते हैं ना वो रैंसिड हो जाते हैं. किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से. हवा में बहुत देर तक रखते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं. और जब रैंसिड होते हैं ना तो एक टिपिकल सी स्मेल उसमें से आती है, अजीब सी स्मेल, ऑयली सी स्मेल आती है, जो कि खाने में हमको गंदा लगता है एकदम. When fats or oil are oxidized, they become rancid and the smell and taste change. पूरा टेस्ट भी खराब हो जाता है. खास करके चिप्स वगैरह आप देखोगे थोड़े दिन तक बाहर हो, फिर उसको खाने की कोशिश करो, एकदम बेकार लगेगा. Usually substances which prevents oxygen, that is called antioxidants, are added to the food containing fats and oil. आप लोग देखोगे बच्चों, बालाजी की जो चिप्स होती है उसका जो पैकेट होता है ना, तो पैकेट में हवा भरी होती है, ऐसा आपको लगता है. वो हवा नहीं होती है, वो होता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है बच्चों, तो एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देता उस चिप्स की बैग में. तो होगा क्या यहाँ पे, अगर नाइट्रोजन भरा हुआ होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक वो जो चिप्स वगैरह है वो फ्रेश रहती है. ओके, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. नाइट्रोजन से और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो डालते हैं, बट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं बैग के अंदर, ताकि चिप्स जो है वो फ्रेश रहे, खाने में अच्छी रहे. कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर ऑल्सो हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. हम घर में चिप्स वगैरह बनाते हैं तो कोई भी चीज होती है उसको एयरटाइट डब्बे में रखना चाहिए. जितना हवा से कांटेक्ट कम हो उतना ज्यादा अच्छा है. Do you know the chips manufacturer usually flush bags of chips with a gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही ये रिस्पॉन्सिबल है रेंसिडिटी के लिए. तो आज हमने बहुत कुछ देखा बच्चों. दो टाइप के रिएक्शन हमने देखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, that is mono displacement and double displacement. Then we have seen oxidation reduction reaction, that is called redox reaction. इसके कई सारे एग्जांपल आएंगे, वो मैं आपको एक्सरसाइज अभी बाकी एक और लेक्चर मेरा इस टॉपिक में होगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन कोरोजन एंड रेंसिडिटी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं. थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो गया बट नेवर मैटर, ये आपको अच्छे से देखना है. इसके ऊपर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी हम लोग देखेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे. ओके, सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो है आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए. ओके, सो डू कीप वॉचिंग वीडियोज एंड इफ यू आर हैविंग डाउट देन कमेंट बिलो द वीडियो, या तो आप मुझे पर्सनली मैसेज और कॉल कर सकते हैं, तो आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दूंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग.